ये वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरी पर्सनल लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स जो ये करेक्शन के बाद मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पर अब ना ये वीडियो को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये 10 के 10 स्टॉक्स तो हम खरीद नहीं सकते, तो ये 10 स्टॉक्स में से मैं एक टॉप स्टॉक पिक करूँगा इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे मैं रिवील पार्ट बी ऑफ द वीडियो में करूँगा। पर यहाँ पे आप सारे स्टॉक आइडियाज़ देखिए और नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा टॉप पिक होना चाहिए। और एक हिंदू जनरली जो अट्रैक्टिव आइडियाज़ होते हैं ना, वो मैं वीडियो के एंड में रखता हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, उसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। आईटी मेजर इन्फोसिस एक एवरग्रीन स्टॉक पिक है और इसे ये पर्टिकुलर फॉल में सिलेक्ट करने की 3 टॉप रीजंस है। सबसे पहले तो इतने बड़े करेक्शन में इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग सिर्फ 15% तक ही करेक्ट हुआ है। निफ्टी का इंडेक्स भी इन एंड अराउंड 15% के ही करेक्ट हुआ है, पर जो ब्रॉडर मार्केट है ना, वहाँ पे करेक्शन बहुत ही डीप रही है। कंपनी ने Q3 में ब्लॉकबस्टर नंबर्स दिए हैं और मैनेजमेंट ने FY22 क्लोजिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉलर इंडेक्स भी अभी बहुत मजबूत चल रहा है। सिंपल सी भाषा में आईटी स्टॉक्स को एक मजबूत डॉलर होने के चलते एक अपने आप फायदा होता है। तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपका वोट आईटी मेजर इन्फोसिस को कंसिडर करने के लिए जाता है या नहीं। ये वाला स्टॉक आइडिया थोड़ी सी सरप्राइज एंट्री है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कैम्स के शेयर की। अब यहाँ पे इसको शॉर्टलिस्ट करने की रीजन समझते हैं। कुछ महीनों पहले टेक्निकली यहाँ पे बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, जो मोर और लेस अभी मुझे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। चलिए टेक्निकल्स को हम जान देते हैं, बट फंडामेंटली भी Q3 में कंपनी के रिजल्ट्स बम्पर रहे हैं। 28% की सेल्स ग्रोथ, 37% की प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे ये कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग Q3 के नंबर्स दिए थे। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी रीजन कैम्स को शॉर्टलिस्ट करने की ये है कि जो एसेट लाइट की कंपनीज होती है ना, जैसे कि IEX और CDSL, इनके कंपैरिजन में एक रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है। फॉर एग्जांपल IEX का प्राइस अर्निंग मल्टीपल ही ले लीजिए, ये लगभग 67 टाइम्स है। CDSL का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 49 टाइम्स है। इनकी कंपैरिजन में कैम्स करंटली 42 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड हो रहा है, जो मुझे रिलेटिवली बेटर लगता है। पर यहाँ पे दोस्तों मेक नो मिस्टेक्स, IEX और CDSL अभी भी मेरे पोर्टफोलियो के टॉप पिक्स है और कैम्स को ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत ही बड़ा कॉल होगा, क्योंकि मैं पर्सनली ओवर डाइवर्सिफिकेशन उतना प्रेफर नहीं करता। बट द होल आइडिया इज कैम्स अब ऐसी टेरिटरी में आ गया है ना, जहाँ पे मुझे एसेट लाइट कंपनीज में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कैम्स का स्टॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मुझे एक इंडिकेशन दे दीजिए। अब अगर हमने कैम्स की बात कर ही ली है तो CDSL भी क्या बुरा है दोस्तों। इसे भी पोर्टफोलियो में कंसिडर करने का रैशनल बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट ये बहुत ही ईजी चॉइस होगा मेरे लिए। एक तो ये मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का ऑलरेडी हिस्सा है और इसे मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन या ग्रोथ का बहुत बड़ा टेलविंड है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत एग्रेसिवली अब स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। CDSL हर महीने बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क्स बहुत इजीली सरपास कर रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले महीने ही इंडिया की ये पहली डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी बनी 6 करोड़ अकाउंट्स केटर करने वाली। वैल्यूएशंस जैसे मैंने अभी कुछ ही देर पहले शेयर किया, ये करंटली 48 to 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली ये अंडर वैल्यूड नहीं है, पर यहाँ पे सिग्निफिकेंट कूल ऑफ भी देखा गया है। तो नेट मुझे तो ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है, पर आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप CDSL को चूज करोगे। ये वाला स्टॉक आइडिया जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये मुझे एक डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी लगती है फार्मा सेक्टर से। ये कंपनी हाई वैल्यू APIs बनाती है फार्मा क्लाइंट्स के लिए और मैं बात करने वाला हूँ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की। ये स्टॉक को ना मैं IPO से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है। एक्सट्रीम पॉजिटिव्स और एक्सट्रीम चैलेंजेस देखने मिलती है। सबसे पहले ना यहाँ पे पॉजिटिव्स देखते हैं। 70% सेल्स इनकी रेगुलेटेड मार्केट से आती है, तो मोर और लेस ये कंपनी को भी एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का फायदा मिलेगा। फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो मोर और लेस इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तो डेफिनेटली रहेगी। साथ ही फाइनेंशियली भी ये कंपनी सुपर्ब है। इनके EBITDA मार्जिन्स 28% के हैं और इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये रिसेंटली एक लोअर साइड पे आए हैं तो चौंकेगा नहीं। ये हाई मार्जिन्स इसलिए है क्योंकि ये हाई वैल्यू APIs बनाते हैं और बाकी फाइनेंशियल्स भी बहुत मजबूत है। करंटली ये 12 से 14 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट इतने अच्छे पॉजिटिव्स होने के बावजूद भी इसको इतनी कम वैल्यूएशंस क्यों दे रहा है। सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर में ना सेंटिमेंट नेगेटिव है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और रॉ मटेरियल की प्राइसिंग को लेके।
इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ना शॉर्ट टर्म में ये रॉ मटेरियल का प्रेशर तो मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है अब। इनफैक्ट एपीआई कंपनीज में सॉल्वेंट एक रॉ मटेरियल का काम करता है और बहुत सारे सॉल्वेंट्स बनाने के लिए ना क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी होती है। क्रूड ऑयल करंटली 120-130 डॉलर पर बैरल तक जा चुका है, जो बहुत ही हाई है, और इसी के चलते शॉर्ट रन में तो मुझे ये कंपनी पे प्रेशर्स दिख रहे हैं। तो Q4 इनका मॉडरेट रह सकता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन के इशू के चलते ना कोई ऐसे स्टॉक्स में चांस इमीडिएटली नहीं लेना चाहेगा। इनफैक्ट टेक्निकली भी अगर मैं देखूं ना, लिस्टिंग के बाद ये वन ऑफ द वर्स्ट चार्ट्स है। टेक्निकली वन साइडेड मूवमेंट रही है और वो भी डाउन साइड ही। ये वन साइडेड फॉल के चलते ना बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स अपनी पेशेंस लूज करते हैं दोस्तों। हालांकि एज अ फुल डिस्क्लोजर, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में मेरी पर्सनल खुद एक ट्रैकिंग पोजीशन भी है। हालांकि यहाँ पे मैं खुद 37% लॉसेज में हूँ दोस्तों। बट प्लीज़ आप ये वीडियो में किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वाला स्टॉक ना जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, हो सके वैल्यूएशन सुन के बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, पर एक बार ना रीजनिंग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ एमटार की। एमटार पर्सनली मेरा एक टॉपिक रहा है जहाँ तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है, और इसे शॉर्टलिस्ट करने का ना रीज़न या रैशनल बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे न्यू एज थीम से फोकस रखना है, जैसे कि क्लीन एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, तो ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है। एमटार का बिजनेस एक इंडिजीनियस बिजनेस है। सिंपल सी लैंग्वेज में इनका डोमेस्टिक फेसिंग या इंडिया का बिजनेस है, और ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस में ऐसे स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना जिनका बिजनेस इंडिया फेसिंग हो ना, एक स्मार्ट चॉइस है। पूरे ये वॉर के चलते ना एक बात तो पक्की है, इंडिया अपना डिफेंस बजट कम नहीं करने वाला। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट ले रखे ना वो और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक ही होंगे। ग्रोथ की भी विजिबिलिटी ना यहाँ पे बहुत अच्छी है। इनका टोटल ऑर्डर बुक लगभग 600 करोड़ के अराउंड है, जो लगभग एक करंट रेवेन्यू के मुकाबले 2 गुना है। एमटार पे ना मैंने एक डीप डाइव की है, तो आपको वो वाला वीडियो तो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके रखूँगा। ये वीडियो के बाद एमटार की डीप डाइव ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे मेजर नेगेटिव्स की बात करूँ ना, तो वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़ी करेक्शन के बाद भी इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 100 टाइम्स है। पर हो सकता है शायद ये कंपनी इतनी हाइपर ग्रोथ फेज में है ना, इसलिए थोड़ी सी महंगी रहे। FY23 यानी कि अगले साल के लिए कंपनी ने 40 से 50% के टॉप लाइन ग्रोथ की गाइडेंस दी है। ये बहुत ही बड़ा या सिग्निफिकेंट नंबर है दोस्तों। तो अब मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछता हूँ, एमटार को अपने पोर्टफोलियो के लिए लॉक किया जाए क्या दोस्तों? इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या यूँ कहूँ ER&D, ये मेरी एक पर्सनल फेवरेट थीम रही है पिछले 2-3 सालों से, और यहाँ पे टाटा एलेक्सी भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है। बट करंटली इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स ना क्रेजी है, और ये स्पेस में LTTS एक ऐसा ऑप्शन है ना जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्टेबल है। हालांकि लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए भी मुझे 50 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं करता। अगर आप दूसरी थीम्स जैसे कि 5G, इंडस्ट्रियल AI, रोबोटिक्स, इन पे बेट लेना चाहते हो ना, तो LTTS एक वेल डाइवर्सिफाइड ऑप्शन है। प्लस ये पूरी टेक थीम में ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये पूरी ER&D की थीम इन्फ्लेशन प्रूफ है। यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइसिंग, सप्लाई चेन का इशू, ऐसी कोई भी मेजर झंझट नहीं है। नो डाउट यूरोप में कुछ बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन होने से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल या बिजनेस रिस्क तो है, बट नॉनदलेस ये करंट हाई इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन वाले एनवायरनमेंट ना टेक और IT स्टॉक्स मुझे पर्सनली बेस्ट ऑप्शन लगते हैं। तो अगर आपको भी LTTS एक टॉपिक लगता है तो ज़रूर वो लाइक बटन दबा के मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। ये वाला स्टॉक ना इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंचाइजीज है। हालांकि फॉर सम रीज़न ना पिछले 1-2 सालों में मार्केट ने इसे प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया। ये स्टोरी है HDFC बैंक की, और आज मैं इनका करंट प्राइस देखूँ ना, यानी कि 8 मार्च का, तो ये अब तो 1300 से भी नीचे जा चुका है दोस्तों। ये अक्टूबर-नवंबर 2020 के लेवल्स है। नो डाउट ये फॉल की रीजंस है, जैसे कि ICICI बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल के आ रहा है बैंकिंग स्पेस में, जो एक HDFC बैंक का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, बिजनेस में भी और स्टॉक मार्केट्स में भी। बट ये प्राइस पॉइंट्स पे पर्सनली मुझे HDFC बैंक का ऑप्शन एक स्टील लगता है। करंटली इनका प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 टाइम्स है। पिछले 10 सालों में ये स्टॉक ने कंटिन्यूसली डबल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के अराउंड है, जो बैंकिंग स्पेस में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सबसे खास बात, बैंकिंग में ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या खराब लोन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और HDFC बैंक का NPA इंडस्ट्री लीडिंग है।
इनका नेट एनपीए सिर्फ 0.4% के अराउंड है। ये स्टॉक एफआईआईज का फेवरेट रहा है। यहाँ पे एफआईआई की लास्ट होल्डिंग 37% के अराउंड है। तो नो डाउट अगर एफआईआईज ने यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रखी तो शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। तो लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट्स कि क्या ये मेजर करेक्शन में एचडीएफसी बैंक मेरे पोर्टफोलियो के लिए एक टॉप पिक होना चाहिए या नहीं। रिसेंटली मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के स्टॉक से बात की है, जिसमें से एक टॉप पिक रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो दोस्तों कुछ तो बात होगी ना कि ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप। पिछले 2 सालों में ये स्टॉक का प्राइस मोर और लेस कहीं नहीं गया। और अगर मुझे बेट लेनी हो थीम्स जैसे कि टेलीकॉम, रिटेल, क्लीन एनर्जी, तो रिलायंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल के आता है। फाइनेंशियली 26 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 12 महीनों की 35% की प्रॉफिट ग्रोथ, 41% की सेल्स ग्रोथ एक कंफर्ट ही देता है। बट यहाँ पे इट इज़ द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी दैट रियली अट्रैक्ट्स मी। एक तो यहाँ पे टेलीकॉम में डिओपोली है ही। क्रूड ऑयल महंगा चलने से ना गवर्नमेंट का फोकस क्लीन एनर्जी पे और दुगनी स्पीड से ही आने वाला है। और रिटेल का सेक्टर इंडिया में एवरग्रीन रहता है। तो ये सारे पॉइंटर्स देख के मुझे बताइए रिलायंस पोर्टफोलियो के लिए आपको कैसा ऑप्शन लगता है, जहाँ तक सिर्फ एक टॉप पिक की बात हो। ये वाली वीडियो सीरीज में ना अब मैं एक और आपके साथ प्लेटफॉर्म स्टॉक शेयर करना चाहूँगा। अब मैं बात करूँगा इंडिया मार्ट की। यहाँ पे स्टोरी बहुत ही सिंपल है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ना यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में कुछ उतनी खास ग्रोथ नहीं देखी गई और इसी के चलते स्टॉक मार्केट ने ना इसके हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स को बहुत सीवियरली पनिश किया है। यहाँ पे ये करंटली 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है और जैसे ही थोड़ा भी अगर चांस है ना इसमें ग्रोथ का पिकअप आएगा तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स वापस रीरेट हो सकते हैं। पर यहाँ पे ग्रोथ आएगी कैसे, ये समझने के लिए हमें इनका टारगेट सेगमेंट समझना होगा जो एमएसएमईज या मध्यम वर्गीय बिजनेस है। इकोनॉमी जैसे ही खुलेगी ना एमएसएमईज के ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे और ऐसी सर्विसेज की तो डेफिनेटली ज़रूरत लगेगी जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एमएसएमईज के कनेक्ट हो। ये एक एसेट लाइट कंपनी है जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट करता है। इसके साथ साथ ये डेट फ्री भी है। ये वाली बातें मैं आपसे यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ये एक इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक है। मतलब कुछ उतना मेजर इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा। बट हाँ, ग्रोथ के अराउंड तो मेरे कंसर्न्स है और यहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल्स जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ तो डेफिनेटली दिखनी चाहिए। लेट्स सी आगे जाके ये स्टोरी एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होती है और नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि क्या इंडिया मार्ट मेरा और आपका टॉपिक होना चाहिए। हमारा आखिरी स्टॉक आइडिया ना ये भी एक इंडिजीनियस यानी कि इंडिया की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के स्पेस में है और मैं बात करने वाला हूँ एप्पल इंडिया के स्टॉक की। इसे शॉर्टलिस्ट करने की रैशनल या रीजंस भी ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ना एक बहुत ही बड़ा टेलविंड है। यहाँ पे 25% के CAGR से ग्रोथ रेट आने का अंदेशा है आने वाले कुछ सालों के लिए। ये कंपनी कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे भी काम करती है। इनफैक्ट इनके पास कई पेटेंट्स भी है। करंटली इनका एक एड फ्रॉड डिटेक्शन प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये वॉइस बेस्ड सर्च के पेटेंट्स पे भी काम कर रही है। फाइनली ये कंपनी एक हाइपर ग्रोथ फेज से गुजर रही है और इसी के चलते इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी बहुत हाई है। करंटली ये 75 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रही है। बट नॉनदलेस रिसेंटली यहाँ पे भी बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा गया है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको लगता है एप्पल इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ। तो दोस्तों ये तो पार्ट ए ऑफ द वीडियो हुआ। पार्ट बी में ये 10 स्टॉक्स में से मेरा टॉपिक कौन सा है मैं शेयर करूंगा ये वाले वीडियो में। जैसे ही वो वीडियो बन जाता है ना उसकी लिंक आप यहाँ पे एक्सेस कर सकोगे। तो ये वाले वीडियो के बाद पार्ट बी आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए।